Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. I have completed MPhil and PG in English and I also have qualified UGC NET exam. Now in this video I am going to discuss a very important topic, that is history of English literature. Before this I have made video on history of English literature's first part, that is Old English period. In this video I am going to discuss age of Chaucer, and I'll make so many videos on history of English literature because there are so many things in the history of English literature. So you watch this video very carefully because the question is asked in related to history of English literature. Now I am going to start this video. Age of Chaucer. Age of Chaucer covers the period from 1340 to 1400. This age is named after Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer, who is a remarkable poet of English literature's history. So, age of Chaucer, in this age, this age was the age of turbulence and transition and turbulence means अशांति. सो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था. क्यों इस पीरियड में टर्बुलेंस था? बिकॉज सो मैनी movements and so many difficulties, problems were occurred. Like 100 years war took place. इस एज में 100 years war हुआ था. ये जो एज था ये क्या था? एक मॉडर्निज्म की शुरुआत हो रही थी. इस एज से मॉडर्निज्म की शुरुआत हो रही थी. और ये जो एज था इसमें बहुत सारे देयर वर सो मैनी रिमार्केबल चेंजेस took place, social, religious and political and historical changes. That's why this age was the age of transition and turbulence. 100 years war took place in this age. This 100 years war awakened the feelings of national pride and self-respect and nationalism to the people of England. From this 100 years war, the feelings of pride and self-respect rise in the पीपल ऑफ इंग्लैंड. मीन्स इस एज में जो है क्या हुआ था? सेल्फ रिस्पेक्ट और नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई थी लोगों के अंदर इन द पीपल ऑफ इंग्लैंड. मीनिंग इज़ दैट. सो ये जो एज था, इस एज में बहुत सारे नेशनल कॉन्शियसनेस, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. इस एज में जो फ्रेंच सॉयल था जिसकी वजह से ये 100 years वॉर हुआ था. इस एज में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, न्यू लिटरेचर एंड लैंग्वेज, वो फ्लरिश की थी या शुरू हुई थी. क्यों शुरू हुई थी? बिकॉज ऑफ द ग्रेट वर्क्स ऑफ चॉसर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ. किसकी वजह से? चॉसर की वजह से. लैंगलैंड और वाइक्लिफ, इन लोगों ने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं इंग्लिश लिटरेचर में. दैट्स वाई न्यू लिटरेचर एंड लैंग्वेज इस एज में स्टार्ट हुआ है. ये जो एज था, ये इस एज में इंग्लिश लैंग्वेज जो है लॉ कोड की लैंग्वेज बन चुकी थी. और इस एज में बहुत सारे प्रोटेस्ट, रिबेलियंस आए हैं. क्यों रिबेलियंस आए हैं? पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ है, ब्लैक डेथ आया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. और ये ब्लैक डेथ और पीजेंट्स रिवोल्ट्स क्यों आए हैं ये मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी. सो दिस वॉज द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट आई हैव told you the history of age of Chaucer, the major points of the history of Chaucer, in the age of Chaucer. So now I am going to discuss 100 years war. What is 100 years war? ये 100 years war covers the period from 1337 to 1453. ये 100 years war जो है वो 1337 से 1453 तक का पीरियड कवर करता है. 43 तक का पीरियड. बहुत लंबी सीरीज़ थी ये वॉर की, जिसमें कि बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं. ये वॉर क्यों हुआ था? ये वॉर इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच की फाइट थी. सो 100 years वॉर एक डायनास्टिक स्ट्रगल था. डायनास्टिक स्ट्रगल क्यों था इस एज में? इस वॉर में डायनास्टिक स्ट्रगल इसलिए था बिकॉज जो फिलिप IV हैं, फिलिप IV के सन्स लुइस X, फिलिप V, चार्ल्स IV, इन सभी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जो कैप्शियन डायनास्टी थी उसका एंड ऑलमोस्ट रेडी था. सो जो फिलिप IV के ग्रैंडसन था, फिलिप IV का जो ग्रैंडसन था
वो इस एडवर्ड थर्ड वो इस फ्रेंच थ्रोन पे क्लेम कर रहा था। वो जब फ्रेंच थ्रोन पे क्लेम कर रहा था तो जो फ्रेंच डायनास्टी थी, जो फ्रेंच नोबेलिटी थी, वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से 100 ईयर्स वॉर होता है। 100 ईयर्स वॉर को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। 100 ईयर्स वॉर इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस: Edwardian War 1337 to 60, the Caroline War 1369 to 89, then the Lancastrian War 1415 to 1453. From 1453 this war is ended. After that the next movement came, that is Black Death. Black Death ब्लैक डेथ कब आया? ब्लैक डेथ आया 1348 में। 1348 में जो ब्लैक डेथ आया ये एक बबोनिक प्लेग है। बबोनिक प्लेग है जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन। 4 मिलियंस ऑफ पीपल जो है इंग्लैंड में उनकी डेथ हो गई थी। क्यों डेथ हो गई थी? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वो बबोनिक प्लेग फैल रहा था, लाइक कोरोना वायरस। Nowadays coronavirus is spreading very much rapidly in our country and in the world also. So black death जो है वो इतना ज़्यादा फैल गया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। इवन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज़ आ गई थी। जो पीजेंट्स थे वो काम नहीं करना चाहते थे, जो लेबर वर्कर्स थे वेजेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और जो वो थे प्रीस्ट से, वो बहुत ज़्यादा प्रीस्ट की भी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप हो गया था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रही थी। चर्च पावर जो था वो ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो ब्लैक डेथ से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज़ रेज़ हो गई। जब इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज़ रेज़ हो गई सो उससे क्या हुआ, पीजेंट्स रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है। पीजेंट्स रिवोल्ट कब आया? 1381 में आया है। 1381 में जब पीजेंट्स रिवोल्ट आया, ये पीजेंट्स रिवोल्ट वन ऑफ द रिमार्केबल रिवोल्ट था इस चौसर एज का, क्योंकि इस एज में क्या हुआ था, ये जो पीजेंट्स रिवोल्ट है ये एक थर्ड पूल टैक्स था। थर्ड पूल टैक्स कैसा था? इसमें 4 ईयर्स के दौरान तीसरी बार पूल टैक्स जो है लोगों पे इम्पोज किया गया था, थर्ड पूल टैक्स। और बट लोग जो है उस पूल टैक्स को पे नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं पे करना चाहते? क्योंकि ब्लैक डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लोग उसको पे कर पाएँ। और कितना पे करना था? जितने भी 15 ईयर्स से अबव एज के लोग थे उन्हें 1 शिलिंग पे करना था, 1 शिलिंग पे करना था। और लेकिन इतना पैसा किसी के पास में नहीं था और ना ही वो लोग पे करना चाहते थे। इस नॉन पेमेंट की वजह से, नॉन पेमेंट मतलब ये जो रिफ्यूज़ल था कि वो लोग पे नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक इन्वेस्टिगेटर आया है, उस इन्वेस्टिगेटर का नाम है विट टेलर। विट टेलर आया, इसके पहले जॉन बैम्पटन आए हैं। विट टेलर जिसकी डिमांड्स को मान लिया गया था, बट जब सेकंड मीटिंग हुई उस सेकंड मीटिंग में उसकी डिमांड्स को रिजेक्ट करके और उसको मार दिया गया। जब उसकी डेथ हो गई तो ये पीजेंट रिवोल्ट वहीं से ख़त्म हो गया था। नाउ some major romances has been written in this age of Chaucer. So this first one is William and Werewolf. William and Werewolf was translated by a man that is called as William. We don't know full name of William. So he has translated this work in 1350 to 60. He has translated this work in Middle English. This was a romance. The next romance was Sir Gawain and Green Knight. Sir Gawain and Green Knight was a legend of Round Table. He was an Arthurian legend of the Round Table. It was also translated by Gawain poet, means a pearl poet who is anonymous, in 14th century. So these were two major romances of age of Chaucer. Now let's come to the major point of this age, from whom this age came into being, means Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer, who is one of the remarkable poet of the age of Chaucer, from whose name this age
is named. So Geoffrey Chaucer, who is the father of our splendid English poetry, this remark is given by Matthew Arnold. Chaucer, who was born in London's Vale City. He was a poet who was buried at first in the Poets' Corner or Westminster Abbey. He was born in London's Vale City. He served as a page at the court of Elizabeth, who was the Countess of Ulster and the wife of Lionel. Chaucer has completed his education in the court because he was not gone anywhere. So he has completed his education at the court, and he learnt Latin and French in the court also. Chaucer is asked to write a memorial poem by John of Gaunt, who he asked to write a memorial poem for his wife, Duchess of Lancaster, that is Blanche. So Chaucer wrote a poem, The Book of Duchess. The Book of Duchess, this work was considered as the first work of Chaucer. Chaucer has married a girl, Philippa de Royat. Philippa de Royat, who is the daughter of Flemish Giles de Royat. So after that, there are so many works Chaucer wrote. I am going to discuss the major works of Chaucer. So, Book of Duchess, Parliament of Fowls, Legend of Good Women. In this Legend of Good Women, he has discussed the nine women, and then Troilus and Cressida, then Canterbury Tales. So, Chaucer's life was divided into three periods. Chaucer's life is divided into three periods: French, Italian, and English period. Chaucer wrote so many works in different ages. Means in French period he wrote Roman de la Rose and Book of Duchess. In Italian period he wrote House of Fame and Parliament of Fowls. In English period he wrote Legend of Good Women and the Canterbury Tales. He also coined a term that is rhyme royal stanza. The rhyme scheme of the rhyme royal stanza is ABABBCC. Means the 7-line stanza is called rhyme royal stanza. So Chaucer wrote a very remarkable work, that is the Canterbury Tales. The Canterbury Tales, there are 22 tales, and there were 29 pilgrims in the Canterbury Tales. Including Chaucer, there were 30 pilgrims. They were going to see the tombstone of Thomas A. Becket. So those pilgrims have decided to tell the stories. Each pilgrim will tell 2 stories at the going time and 2 stories at the coming back time. So there should be 120 tales, but Chaucer has completed only 22 tales. So this was the detailed description of Chaucer. Now let's come to William Langland. One more thing I want to tell you, that Chaucer used this rhyme royal stanza in Complaint unto Pity, the work Complaint unto Pity, and he wrote Troilus and Cressida, Parliament of Fowls, and Canterbury Tales in the rhyme royal stanza. Now let's come to William Langland. William Langland, who is known as 14th century poet. 14th century poet, he is known for Piers the Plowman. Piers the Plowman, which was composed in 1379. The full title of this work, the poem, The Vision of William Concerning Piers the Plowman. So this was the full title of Piers the Plowman. विलियम लैंगलैंड हैं, इनका जो एजुकेशन है वो मेलबर्न हिल से है, और ये एक सिंगल ऑथर हैं जो कि 14th सेंचुरी के
पोएट माने जाते हैं और इनके बारे में ज़्यादा बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन या लाइफ हिस्ट्री नहीं है। और इनका जो एजुकेशन है वो चर्च में हुआ है। और पियर्स द प्लोमैन जो कि एक एल्गोरिकल वर्क माना जाता है, पियर्स द प्लोमैन एक एल्गोरिकल वर्क माना जाता है और इसमें ये एक अनराइम्ड एलिटरेटिव वर्स है। इस पोएम में ऑथर ने क्या किया है, एक विज़न देखा है और उसी विज़न के अकॉर्डिंग इस स्टोरी को डेवलप किया है। इसमें एक सिंपल क्रिश्चियन लाइफ का डिस्क्रिप्शन है, सो इसमें कुछ विजन्स हैं जिसके बारे में उसने डिस्क्राइब किया है। और इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो पियर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, सिंसियर और ऑनेस्ट प्लोमैन है। सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विलियम लैंगलैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जॉन गोवर, another poet of age of Chaucer. John Gower, who is known as the one of the major court poet of 14th century. Okay, John Gower फर्स्ट वर्क, जॉन गोवर ने जो पहला वर्क लिखा है वो लिखा है फ्रेंच में, स्पेकुलम मेडेंटिस इनका फर्स्ट वर्क है जो कि फ्रेंच में लिखा गया है। देन इनकी एक लैटिन पोएम आई है वॉक्स क्लेमेंटिस, जो कि डील करती है पीजेंट रिवोल्ट को। देन कन्फेशियो अमेंटिस इनके एक पोएम आई है जो कि इंग्लिश में आई है। 33,000 लाइन्स में इसको लिखा गया है और ये ऑक्टोसिलाबिक कपलेट्स में इसको लिखा गया है। जो कन्फेशियो अमेंटिस है इसमें एक लवर का कन्फेशन दिखाया गया है। सो जॉन गोवर जो है इन अपने 3 मेजर वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। देन जॉन मैंडविल आए। जॉन मैंडविल जो कि अपने वर्क द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल के लिए जाने जाते हैं। ये जॉन मैंडविल जो कि इंग्लिश प्रोज राइटर हैं। क्या है? इंग्लिश प्रोज राइटर हैं। इनका वन ऑफ द रिमार्केबल वर्क है द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल। देन जो सर जॉन मैंडविल का जो वर्क है ये ओरिजिनली इसको नॉर्मन फ्रेंच में लिखा गया है। देन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। 1340 में इसको लिखा गया था। सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ इज कंसिडर्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। जॉन वाइक्लिफ जो है वो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहे जाते हैं। इज़ नोन फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ होली बाइबल फ्रॉम लैटिन इन द लेट 14th सेंचुरी। लेट 14th सेंचुरी में जॉन वाइक्लिफ ने होली बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था लैटिन लैंग्वेज से। ये जॉन वाइक्लिफ जो हैं वो रिमार्केबली होली बाइबल के ट्रांसलेशन के लिए ही जाने जाते हैं। इन्होंने जो है इसको ट्रांसलेट किया था निकोलस ऑफ हरफोर्ड और जॉन परवे के गाइडेंस में। आफ्टर दैट वन ऑफ द मेजर थिंग he has done, that is Lollard movement. He is also known as for Lollard movement. So Lollard movement क्या है? So Lollard movement एक मिडीवियल रिफॉर्म मूवमेंट है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थियोलॉजियन जॉन वाइक्लिफ की राइटिंग्स और टीचिंग्स पे बेस्ड था। लोलार्ड्स एक्चुअली जो थे वो जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स थे। जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स ने जो क्या किया था, जो चर्च की प्रैक्टिसेस थी, जो चर्च के बिलीव्स थे, उस पे अटैक किया था इन्होंने। चर्च के बिलीव्स और प्रैक्टिसेस पे अटैक किया था और साथ ही सोशल रिफॉर्म चाहते थे। ये लोग सोशल रिफॉर्म चाहते थे। उनकी कुछ बिलीव्स थे, वो क्या क्या करवाना चाहते थे मैं आपको बताती हूँ। द पोप हैड नो पार्ट टू प्ले इन वर्ल्डली अफेयर्स। पोप का कोई वर्ल्डली अफेयर से रोल नहीं था। द चर्च वॉज टू वर्ल्डली। चर्च क्या था? बहुत ज़्यादा वर्ल्डली था। द बाइबल शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन इन देयर ओन लैंग्वेज। बाइबल जो है वो सभी की ओन लैंग्वेज में अवेलेबल होनी चाहिए। डोमिनियन इज ऑफ ग्रेस, दैट इज ट्रू पावर इज गॉड्स एंड अटेम्प्ट टू यूज पावर फॉर इंडिविजुअल गेन इज देयरफॉर रॉन्ग। मतलब जो इंडिविजुअल पावर है, जो गॉड्स ग्रेस है, उसको इंडिविजुअली उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उसका पावर को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एज ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल ब्रदर्स। और
हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम सारे क्या हैं, ब्रदर्स हैं। ये कुछ लोलार्ड्स के बिलीव्स थे। ये इन लोगों ने क्या किया था, लोलार्ड्स ने जो कॉमन पीपल के बीच में प्रीच किया था, और किस में प्रीच किया था, इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसी से जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया था। सो ये कुछ लोलार्ड मूवमेंट था। जॉन विक्लिफ ने इसको स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल भी इसमें हुए थे। सो फ्रॉम दिस आई वांट टू एंड दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो related to history of English literature. Means I'll upload soon the age of revival. Till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.